आज हम डिस्कस करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के बारे में। और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स को हम कहाँ पे पढ़ेंगे? सेल्स में। तो जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस किया था कि वाटर या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अक्रॉस यानी सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव करते हैं। नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल लिविंग जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के या ह्यूमन बीइंग्स के, तो वहां से अंदर और बाहर मूव करते हैं जिन प्रोसेसेस से। तो उन प्रोसेसेस में शामिल है डिफ्यूजन का प्रोसेस, इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस और इसके अलावा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो हमें यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस नजर आ रहा है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस नजर आ रहा है। और ये क्या है? ये वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स के होते हैं या लिपिड लेयर्स होती हैं जिससे लिपिड बाइलेयर कहा जाता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में खास किस्म की प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट यानी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स खास किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होती हैं उनकी हेल्प से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें ऑस्मोसिस के प्रोसेस की, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। और वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जो अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में डिफ्यूजन किन मॉलिक्यूल्स की होती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, यानी जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर या बाहर सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, तो उस टाइप की बेस पे मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर मूव करेंगे या उसका इफेक्ट होगा लिविंग सेल्स के ऊपर। तो नॉर्मली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम वन बाय वन करके सॉल्यूशंस की इन तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जब सॉल्यूशंस हों तो उसका लिविंग सेल्स के ऊपर यानी ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स या एनिमल सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन के अंदर जो एक कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो वाला कंपोनेंट होता है जो कि अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है यानी हल करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। इसके अंदर जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट या आउटसाइड ऑफ द सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम एनिमल सेल में भी देख लेते हैं और प्लांट सेल में भी देख लेते हैं और साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका इन सेल्स के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। यानी अगर एनिमल सेल में हाइपोटोनिक कंडीशन हो तो क्या होगा और प्लांट सेल में हो इस तरह की कंडीशन तो क्या होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल को। तो एनिमल सेल के अंदर अगर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, हाइपोटोनिक का क्या मतलब होगा कि सेल के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम अंदर देखें तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अंदर वाटर कम होगा और बाहर वाटर ज्यादा होगा। तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इसका इफेक्ट एनिमल सेल के ऊपर ये होगा कि एनिमल सेल लाइज्ड हो जाएगा यानी बर्स्ट हो जाएगा,
फट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन है उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है एनिमल सेल के ऊपर। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में अगर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी तो यहाँ पे भी वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो जब पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल के प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है। तो वैक्यूल क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि जो प्लांट सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब होता है स्वोलन कंडीशन। तो जब प्लांट टर्जिड होता है तो इसका मतलब है कि जो प्लांट सेल है या प्लांट है वो हेल्दी कंडीशन में है, क्योंकि जब प्लांट के सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो टर्जिड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल कंडीशन में है यानी हेल्दी कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो प्लांट सेल के ऊपर पॉजिटिव है और एनिमल सेल के लिए ये क्या है, डेंजरस है यानी नेगेटिव इफेक्ट रखता है। अब हम बात कर कंडीशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम दोबारा एनिमल और प्लांट सेल की एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होगा कि अब इस एनवायरनमेंट में क्या है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, यानी अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है बाहर ज्यादा है। तो इस बात का क्या मतलब है कि अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यानी वाटर ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, अब अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो एनिमल सेल है वो श्रिवल्ड हो जाएगा। श्रिवल का क्या मतलब होता है, सुकुड़ना, यानी इस तरह रिंकल्ड सिचुएशन नजर आएगी। तो ये क्या होगा, ये भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है एनिमल सेल के लिए। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, यहाँ पे हमें ये वाला जो सेल नजर आ रहा है ये प्लांट का सेल है। तो प्लांट सेल में भी क्या होगा कि एनवायरनमेंट तो वही वाला है यानी सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो इसका मतलब है कि पानी अंदर ज्यादा है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। जब प्लांट का सेल वाटर लॉस करता है तो उस कंडीशन को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और अगर हम इस सेल की बात करें तो ये सेल भी अब अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यानी प्लांट का सेल क्या हो गया है, प्लाज्मोलाइज्ड, क्योंकि इसने वाटर लॉस कर लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के लिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन कंडीशन होती जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की या थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन की, जिसे कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल सेम होती है यानी एक जैसी होती है। तो अब हम आइसोटोनिक सोल्यूशन की जो कंडीशन है इसे एनिमल और प्लांट सेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल में देखें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर इक्वल है तो वाटर मॉलिक्यूल जितना अंदर आ रहा है उतनी ही मिकदार में बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है एनिमल सेल के ऊपर। तो जो एनिमल सेल होगा वो नॉर्मल रहेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन में। जबकि अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट में क्या हो रहा है, इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, लेकिन जो प्लांट सेल होगा वो थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाएगा यानी थोड़ा थोड़ा मुरझाया हुआ लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मुरझाया हुआ लगेगा, क्योंकि अब जो प्लांट सेल है वो इतना ज्यादा टर्जिड या स्वोलन कंडीशन में नहीं है जितना के हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन में था। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स देखे 3 तरह के सॉल्यूशंस की मदद से कि किस तरह से अगर इस तरह की कंडीशंस होंगी तो उनका एनिमल और प्लांट सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आज हमने पढ़ा वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के बारे में।